हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपना क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम पूरे साल भर पढ़ाई करेंगे और कैसे आपको मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, फटाफट से मैं आपको ब्रीफ समझा देता हूँ। ये आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लेना, और आपको भी मेरे साथ साथ एक रजिस्टर मेंटेन करना है बच्चों हमारी क्लासेस के लिए। बच्चों, आपका जो क्लास 11th में इकोनॉमिक्स का पेपर होता है वो है 80 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको 2 बुक्स या 2 पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पहला पार्ट होता है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी वेटेज है बच्चों 40 मार्क्स की, और दूसरा पार्ट होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसकी वेटेज भी होती है 40 मार्क्स की। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा टोटल 80 मार्क्स का, उसके अंदर आपको 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है जो आप हमारी क्लासेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं रिफ़्रेशर बुक पर आ रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको रिफ़्रेशर बुक लेनी है BL गुप्ता सर की। इसके अलावा समय समय पर मैं अपने जो भी नोट्स होंगे वो आपको PDF बनाकर ई-बुक की फॉर्म पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालता रहूँगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते होंगे। इसके अलावा आपको एक रजिस्टर सेपरेट सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेंटेन करना है मेरे साथ, जिसमें मैं जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाऊँगा वो नोट करना है, और जो भी क्वेश्चन एंड आंसर एज ए होमवर्क दूंगा उसकी प्रैक्टिस उसी के अंदर करनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बातों का ध्यान रखना है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो रिफ़्रेशर बुक हम फॉलो करेंगे, जो आपको ख़रीदनी है, वो है NM शाह सर की। इसमें भी समय समय पर जो भी मैं आपको अपने पूरे नोट्स होंगे वो PDF फॉर्म में वेबसाइट पर अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप उनको ईज़िली डाउनलोड कर सकें। और स्टैटिस्टिक्स का भी बच्चों आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, जिसमें हम अपनी क्लासेस की सारी पढ़ाई करेंगे। जो भी क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको दूंगा उसकी प्रैक्टिस आप उसी के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो हम, जैसा कि आप जानते हो कि स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, तो हम अब शुरू करेंगे बच्चों अपना न्यू स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई से, फ्रेश बिल्कुल। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप एक नया रजिस्टर लेकर तैयार होकर बैठना, और उस रजिस्टर का नाम होगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, और फिलहाल की कुछ क्लासेस के लिए आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ आपको लिखवाता रहूँगा। तो बस मेरे साथ साथ आपको लिखना है। जहाँ पर भी बुक की ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद डिस्प्ले कर दूँगा, सो दैट आप उसमें से देख पाओगे। चलिए बच्चों, तो ब्रांड न्यू हेडिंग डालनी है आपको अपने नए रजिस्टर के अंदर स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों, उसके बारे में आप मेरे साथ साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स। ये है क्या सर इकोनॉमिक्स? ये जो सब्जेक्ट हमारा आया है 11th के अंदर इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट है क्या, ये कहाँ से शुरू हुआ? तो बच्चों, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जो बातों का ध्यान रखना है वो ये कि आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। तो सर फिर क्या पूछेगा, ये क्या होता है इकोनॉमिक्स? तो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला ग्रीक वर्ड है ओकोस, OIKOS, ओकोस, और दूसरा ग्रीक वर्ड है, ये बच्चों ग्रीक वर्ड है, नेमियन। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ओकोस एंड नीमेन। ओकोस का मतलब है बच्चों हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से हाउस होल्ड। और नेमिन का मतलब होता है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से मैनेज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। तो मतलब ये कि इकोनॉमिक्स वर्ड का अपने आप में जो मतलब है वो ये है
कि घरेलू चीज़ों को मैनेज करना, उसे इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई या इस वर्ड का मतलब क्या माना गया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट को माना गया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का बच्चों जो जन्म हुआ है, जो डेरिवेशन हुआ है इकोनॉमिक्स वर्ड का, वो कैसे हुआ है? ऑफकोर्स ये ग्रीक वर्ड है एंड नेमिन ये भी एक ग्रीक वर्ड है। तो इन वर्डों को जोड़कर अगर आप देखोगे OIKOS नेमिन इकोनॉमिक्स ये बन गया। तो इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये ग्रीक वर्ड्स हैं बच्चों, ग्रीक वर्ड्स। तो बस जितनी बातें मैं लिखवाऊंगा वो आप नोट करते रहना अपने रजिस्टर के अंदर, क्योंकि इस पर छोटे छोटे MCQ क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि कौन सा ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब क्या था, ये ग्रीक वर्ड था इसका मतलब क्या था, या दोनों ग्रीक वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग का मतलब क्या है। इस तरह से हमसे वो पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, बच्चों इकोनॉमिक्स जो है इसकी परिभाषा बहुत से लोगों ने अपने अपने प्रकार से देने की कोशिश करी। हमें उन परिभाषाओं को याद नहीं करना, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं या उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें पढ़ना आवश्यक है। सिर्फ उन बातों पर हम फोकस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 का नाम है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अंदर, इस सेकंड पॉइंट के अंदर सबसे पहले आपको बच्चों कहानी सुनाता हूँ। आज से बहुत 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 वर्षों पहले जो सबसे पहले महान विद्वान जो आए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की परिभाषा जो दी, ये आपको पता है बच्चों, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अच्छा, तो इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी, वो परिभाषा सारी की सारी रिलेट करती थी वेल्थ से। इनकी इकोनॉमिक्स की परिभाषा किस चीज़ से रिलेट करती थी? वेल्थ से, मतलब संपत्ति। तो ऐसा समझ लो, ऐसे मान लो आप कि ये जो एडम स्मिथ व्यक्ति थे, ये बहुत ही एक प्रकार से आप समझ लो मनी माइंडेड व्यक्ति थे। इनकी परिभाषा जो है वो किस चीज़ से संबंधित थी? संपत्ति से, वेल्थ से। फिर इसके बाद एक दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ये बेकार व्यक्ति है, इसे क्या पता इकोनॉमिक्स के बारे में, इसे क्या पता, ये पैसों की बातें करता रहता है, ये संपत्ति की बातें करता रहता है, ये इंसान नहीं है ये। तो इस व्यक्ति का नाम था एल्फ्रेड मार्शल। तो इसने कहा ये जब देखो एडम स्मिथ संपत्ति की बातें करता है, ये बेकार है, इकोनॉमिक्स की इसकी परिभाषाएं संपत्ति वेल्थ से रिलेटेड है, ये बेकार डेफिनेशंस हैं। इंसान को वेल्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो फिर किसके बारे में सोचना चाहिए सर? तो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा इंसान को सामाजिक भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो एल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है बच्चों इकोनॉमिक्स की, वो सारी की सारी सामाजिक भलाई यानी कि सोशल वेलफेयर से संबंधित है। फिर उसके कुछ साल निकल गए, कुछ साल निकल गए, कुछ साल निकल गए। फिर एक तीसरे व्यक्ति आए, उन्होंने कहा ये दोनों बेवकूफ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। अच्छा सर, क्या है तीसरे व्यक्ति का नाम? लियोनेल, हाँ मेसी। मेसी नहीं है नालायकों, एग्जाम में मेसी लिख कर आओगे, लियोनेल मेसी, लियोनेल रॉबिन्स। ओके, तो ये तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ये दोनों तो बेकार हैं, इन्हें क्या पता इकोनॉमिक्स के बारे में, ये कोई पैसों की बात कर रहा है, कोई भलाई की बातें कर रहा है, इन्हें असली चीज़ पता ही नहीं है। तो आप बताइए लियोनेल जी, असली चीज़ क्या है इकोनॉमिक्स की परिभाषा में? तो इन्होंने कहा कि इस इकोनॉमिक्स के अंदर, परिभाषा के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है स्कैरसिटी। बच्चे, स्कैरसिटी का मतलब हम वैसे समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी, बट सिंपल मतलब होता है अभाव, या ऐसा समझ लो कमी, किसी भी चीज़ की कमी, उसे स्कैरसिटी बोलते हैं। तो लियोनेल रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा जो है वो स्कैरसिटी से संबंधित है, अभाव, रिसोर्सेज के अभाव से संबंधित है। फिर निकल गए कुछ साल, फिर निकल गए कुछ साल, फिर निकल गए कुछ साल, फिर आए हमारे प्रोफेसर सैमुएल्सन। ओके,
तो इन्होंने क्या कहा सर, इन्होंने कहा कि भाई देखो, अल्टीमेटली इंसान क्या चाहता है अपने जीवन में कि उसकी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा इन प्रोफेसर साहब की ग्रोथ से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ग्रोथ से संबंधित थी। तो मोटा मोटा आप यूँ समझ लो बच्चों कि इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं जो दी गई हैं वो 4 अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। उनकी परिभाषाएं क्या हैं वो बुक में दे रखी हैं, जो हमें फ़िलहाल याद नहीं करनी। डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, ठीक है ना, वो आपको लेकिन किताब में दिख जाएंगी। बस एग्ज़ाम में जो पूछेगा वो क्या पूछेगा कि ये बता दो कि एक तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो आप कहोगे जी एडम स्मिथ। फिर वो पूछेगा उनकी परिभाषा किस चीज़ से संबंधित थी, आप कहोगे संपत्ति। फिर एल्फ्रेड मार्शल, उनकी परिभाषा किस चीज़ से संबंधित थी, आप कहोगे सोशल वेलफेयर। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ स्कैरसिटी की परिभाषा किसने दी, तो आप लिखोगे क्या, लियोनेल रॉबिन्स। फिर क्वेश्चन पूछेगा ग्रोथ से संबंधित किसने परिभाषा दी, तो आप लिखोगे प्रोफेसर सैमुएल्सन। तो बस आपको ये 4 ऑथर्स के नाम और उनकी डेफिनेशन के कीवर्ड्स ये याद रखने हैं, ठीक है सर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ठीक है बच्चों, आप भी साथ साथ नोट करते रहना। जैसी मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाए तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके अपने रजिस्टर में बिल्कुल प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ऐसे नोट्स बनाना, ठीक है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद नोट नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में लिखो, तीसरा पॉइंट है हमारा एक्टिविटीज़, या ब्रैकेट में लिख सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ। तो सर कितने प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, ये एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है सर? तो एक्टिविटी का मतलब तो बच्चों यही है गतिविधि, मतलब कि कुछ भी काम करना, कुछ भी कार्य करना, एक्टिविटी हो गई वो। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में 2 प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। कौन सी सर? एक होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अच्छा, और दूसरी सर, दूसरी बच्चों होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, नॉन इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक नहीं है। तो मोटा मोटा ये माना जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं विच आर अंडरटेकन, जिन्हें करा जाता है टू अर्न मनी, जिन्हें पैसा कमाने के लिए या अर्निंग मनी के लिए करा जाता है, उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और सर नॉन इकोनॉमिक गतिविधियाँ वो कौन सी होती हैं? जिन्हें करा जाता है विच आर अंडरटेकन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जिन्हें सिर्फ हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, या जिनका कोई भी मनी से रिलेटेड या कोई भी एस्पेक्ट नहीं होता। ये भी लिख लो बात, नो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इनका कोई मनी रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं होता, नज़रिया नहीं होता, ठीक है ना। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है सर। ये बात तो समझ आ गई सर, जो पैसे से रिलेटेड गतिविधि होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसे से रिलेटेड नहीं होंगी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, एक बार हमको वो भी आप बताओ। तो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई भी देश हो, कोई भी इकनॉमी हो, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत
सबसे बेसिक एक्टिविटी होती है उस देश में, किसी भी देश में, कि उस देश में बहुत सारी कंपनियां होंगी या बहुत सारे फर्म्स होंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे जो गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो पहली एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन। तो इसका मतलब आप लिख लो, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, to produce goods and services to satisfy human wants। लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, ठीक है। तो बनाने को बोल दिया एक्टिविटी को प्रोडक्शन। तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहली एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन। ठीक है सर, गुड्स बन गए, डब्बे बन गए, प्रोडक्शन हो गया। अब सर अब दूसरी गतिविधि क्या होगी सर? बच्चों प्रोडक्शन तो हो गया, डब्बे तो बन गए, तो दूसरी गतिविधि होगी कंजम्पशन। मतलब कि अब उन डब्बों को, उन सर्विसेज को खरीदा जाएगा। कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेगा। तो तभी तो बच्चों देखो, प्रोड्यूसर्स वर्ड प्रोडक्शन से निकल गया, कंज्यूमर वर्ड कंजम्पशन से निकल गया। इनका काम है डब्बे बनाना और इनका काम है उन डब्बों को कंज्यूम कर लेना, यानी कंज्यूमर का काम है कंजम्पशन कर लेना। तो कंजम्पशन क्या होता है इसमें लिख लो। कंजम्पशन का मतलब कि टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ह्यूमन ज़रूरतें पूरा करने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस एक्टिविटी को बोल दिया कंजम्पशन। तो हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो ही एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट यही दो एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं। बाकी इसके अलावा भी तीसरी एक्टिविटी भी होती है। सर तीसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? तीसरी एक्टिविटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, तो सर इसका मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का? तो डिस्ट्रीब्यूशन का पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन का आप ऐसे समझ लो, मान लो आप घर में आपके भाई बहन, कज़न्स, दोस्त यार सब जने आ गए मान लो, और आप सबको एक टास्क दिया गया है। मान लेते हैं आप 7 लोग हैं, आप सबको एक टास्क दिया गया है कि बच्चों बिल्कुल एक कंटेनर भरकर, जो छत पर आपकर पानी की टंकी रखी होती है उतनी बड़ी आपको एक शिकंजी बनानी है। शिकंजी मतलब नींबू पानी बनाना है सबको मिलजुल के। तो सातों भाई बहन, दोस्त यार सबको मिलजुल के एक कंटेनर भर के 100 लीटर बड़ी समझ लो क्या बनानी है, शिकंजी बनानी है, नींबू पानी। तो सब ने अपने अपने एफर्ट्स डाले, सब ने अपने अपने मेहनत करी इसमें। किसी ने नींबू काटा, किसी ने नींबू निचोड़ा, किसी ने चीनी डाली, किसी ने मसाला डाला, उसको चलाया। सब ने अपने अपने एफर्ट्स इस शिकंजी को बनाने में लगा दिए और सबके मिले जुले एफर्ट से एक बड़ी सी शिकंजी बनके तैयार हो गई। ठीक है, अब सबके पसीने छूट रहे हैं यहाँ से, सब थक तो गए हैं, सुबह से शाम हो गई। तो अब आया मेरा ये पॉइंट। अब इसका नाम था, पॉइंट का नाम था डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करना किसे कहते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। बांटना को कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट करना। आपने चॉकलेट्स बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अब मुद्दा ये है कि ये जो शिकंजी बन गई बड़ी सी, अब इसको बांटा जाएगा। तो कितनी शिकंजी से मिलेगी, कितनी शिकंजी से मिलेगी, कितनी शिकंजी से मिलेगी, अब ये शिकंजी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सब। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब इसको हम अपने इकोनॉमिक्स में फिट कर लेते हैं। ये जो भाई बहन कज़न्स थे, ये आप समझ लो मतलब ये हमारे हो गए एक तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो लोग जिन्होंने प्रोडक्शन करी, उसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शिकंजी का मतलब हो गया आउटपुट, मतलब कि जो चीज़ बन के तैयार हुई।
तो अब मैं इस एक्टिविटी का इकोनॉमिक परिभाषा पता है क्या लिखवाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि कैसे आउटपुट को या कैसे हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे शिकंजी को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इन लोगों में। तो मतलब कि कैसे आउटपुट को या कैसे हमारी देश की इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो लिखवा दो, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन में कि हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कैसे इनकम बांटी जाएगी, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कैसे इनकम को बांटा जाएगा, इस गतिविधि को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बच्चों 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, कुछ लोग 1-2 एक्टिविटीज़ और भी बोलते हैं, वो मैं अलग से बस लिख लो। एक इन्वेस्टमेंट भी एक एक्टिविटी होती है, वैसे तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या बहुत सी जगह ये कुछ लोग इसको नहीं भी लिखते तो चलता है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको 1 2 3 ज़रूर लिखनी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी आप लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा निवेश करना। तो भाई इकनॉमी के अंदर जैसे मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी तो करते हैं ना। ये कोई नई फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं या अपनी फैक्ट्री के अंदर नई नई मशीनें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, ये मतलब होता है। और एक एक्टिविटी और भी होती है, कुछ लोग कहते हैं एक्सचेंज, मतलब जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं, उसको एक्सचेंज भी बोल देते हैं। जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं, वो भी एक एक्टिविटी हो जाती है। तो हालांकि ये रेलिवेंट ज़्यादा नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रेलिवेंट हैं, डब्बे बनाना, उन डब्बों को कंज्यूम करना, और फाइनली जो भी डब्बे हैं या जो भी इनकम हुई, वो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये तीनों तो हो गई हमारी पैसों से संबंधित या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब सर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो इकोनॉमिक, यानी कि जिनका कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं होता। बिल्कुल बच्चों, ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं। तो सर वो भी हमको बताओ। तो जैसे सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक एक्टिविटी, आप शादी का बुलावा आया किसी की, आपके दोस्त की, आप शादी पर चले गए, या आप पिकनिक में घूमने चले गए, कोई सामाजिक कार्य पर चले गए, सोशल एक्टिविटी। या आपकी हो गई रिलीजियस एक्टिविटीज़, आप सुबह उठे और आप अपना मंदिर चले गए, तो वो हो गई रिलीजियस एक्टिविटीज़। या चैरिटेबल एक्टिविटीज़, आपको लगा चलो आज कुछ गरीबों में दान करा जाए या कहीं पर कुछ डोनेशन करी जाए, तो वो हो गई चैरिटेबल एक्टिविटीज़। या जैसे आपके माता पिता आपके लिए करते हैं, पेरेंटल एक्टिविटीज़, है ना, आपके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसमें उनका कोई मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ी ना, वो तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आपके लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं देश के अंदर जिनका कोई भी मॉनेटरी या इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं होता, तो उन्हें कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, तो बस कितना सिंपल छोटा सा चैप्टर था ये। तो इस चैप्टर में बस हमारे 3 ही टॉपिक्स हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो पहला कि इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, उनका मीनिंग क्या। दूसरा कितना मज़ेदार था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, एडम स्मिथ, उनकी परिभाषा वेल्थ से रिलेटेड। दूसरे आए एल्फ्रेड मार्शल, उनकी परिभाषा सामाजिक वेलफेयर से रिलेटेड। तीसरे आए लियोनेल रॉबिन्स, उन्होंने कहा स्कैरसिटी सबसे मेन मुद्दा। और फिर आए प्रोफेसर सैमुअलसन, उन्होंने कहा ग्रोथ। फिर उसके बाद तीसरा कि गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं सर, पैसों से रिलेटेड इकोनॉमिक, पैसों से ना रिलेटेड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर प्रोडक्शन होगा मतलब डब्बे बनेंगे, कंजम्पशन होगा मतलब डब्बे कंज्यूम होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब शिकंजी बांटी जाएगी, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, चैरिटेबल और पेरेंटल एक्टिविटी, जिनमें कोई भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं होता।
तो आई होप आपको आज की सारी चीज़ें समझ आ गई हों। तो हम आगे की पढ़ाई करेंगे बच्चों, इसके लिए आप अपनी ये तैयारियों को अपने पास पूरा करके रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।